गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अमय और आज का ये हमारा वैल्यूएशन का थर्ड रिवीजन है। पहले दो वीडियो सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने वैल्यूएशन का डिफॉल्ट प्रोविजन देखा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, जिसका मतलब होता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, जब सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है और प्राइस ही एकमात्र कंसिडरेशन है। इसके अलावा हम लोग कुछ इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स पढ़े थे सबसे पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड है, और एक और केस हम लोग पढ़े थे जब प्राइस जो है सोल कंसिडरेशन नहीं है। आज थर्ड वीडियो और ये वैल्यूएशन रिवीजन का हमारा लास्ट वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज के वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज जिसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया हुआ है एक्ट में, रूल्स में। तो इन सारे सप्लाईज में हम लोगों को यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है, एक्सेप्ट चार पांच सप्लाईज हम लोग पढ़ेंगे जहां हमारे लिए ऑप्शनल है, मतलब कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। वो अलग से आपको बता दिया जाएगा कौन से सप्लाईज के केस में ये ऑप्शनल है। अदरवाइज जो स्पेसिफिक सप्लाईज हम लोग पढ़ेंगे सब में यही प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ऑप्शनल जो होगा वो आप लोगों को अलग से बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं। ये जो नोट्स है इसी से आपका ये पीडीएफ नोट्स जो आपको शेयर किया हुआ है पिछले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसी से वो नोट्स बनाए तो दोनों एक ही है, आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का केस आज होगा लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहला केस होगा लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लॉटरी के केस में देखते हैं। लॉटरी के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो। लॉटरी के केस में बताया हुआ है कि 100/140 इंटू फेस वैल्यू ऑफ टिकट, मतलब लॉटरी टिकट का जो फेस वैल्यू है या लॉटरी का जो प्राइस नोटिफाई किया हुआ है ऑफिशियल गैजेट में, जो ऑर्गेनाइजिंग स्टेट है। लॉटरी कौन ऑर्गेनाइज करती है? स्टेट ऑर्गेनाइज करती है। तो स्टेट ने ऑफिशियल गैजेट में लॉटरी का जो प्राइस नोटिफाई किया हुआ है या लॉटरी का जो फेस वैल्यू है, उन दोनों का जो हायर है उसको 100/140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100/140 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? 100/140 से मल्टीप्लाई इसीलिए करेंगे बिकॉज दिस प्राइस, जो फेस वैल्यू है या जो प्राइस नोटिफाई किया हुआ है ऑफिशियल गैजेट में, वो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मतलब टैक्स उसमें इंक्लूड किया हुआ है। और लॉटरी के केस में टैक्स का रेट कितना है? 40%। तो जब 40% टैक्स रेट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आने के लिए उसको 140 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आ जाएंगे। ये पहले 140 नहीं होके 128 हुआ करता था, बिकॉज पहले लॉटरी के केस में कितना परसेंट टैक्स था? 28%। तो अगर ये कैलकुलेट है, इसीलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉटरी के केस में क्या होगा? 100/140 इंटू फेस वैल्यू ऑफ टिकट, फेस वैल्यू या जो प्राइस नोटिफाई किया गया है ऑफिशियल गैजेट में स्टेट ऑर्गेनाइजिंग स्टेट के द्वारा, इन दोनों का जो हायर है वो हम लोग ले लेंगे और उसको 100/140 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो फिर टैक्स निकाल देंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटू टैक्स रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स। अब हम लोग एक इसका आपको हम एक ये दिखाते हैं ऑफिशियल गैजेट। ये देखिए, ये केरला गैजेट का एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, ये देखिए प्राइस नोटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट कितना है? 300। ये 300 में जो है 300 को किससे 100/140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई। चूंकि पहले 28% जीएसटी था तो इन लोग 300 को 100/128 से मल्टीप्लाई किए थे तो आ गया था 234.375। तो ये हमारा, ठीक आप समझ गए होंगे कि जो भी प्राइस नोटिफाई करेंगे या उस लॉटरी का जो फेस वैल्यू होगा जो हायर होगा उसको 100/140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई लॉटरी के केस में आ जाएगा। लॉटरी का पढ़े थे हम लोग, और क्या पढ़े थे? बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। लॉटरी के लिए अलग से पढ़ लिए कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा, तो उस हिसाब से निकाल दिया गया। अब इसके अलावा क्या बचता है? बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में जो बेट का फेस वैल्यू है या जो अमाउंट हम लोग टोटलाइजेटर में डाल रहे हैं, पे कर रहे हैं,
वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट, बेट का फेस वैल्यू का 100%, मतलब जितना फेस वैल्यू है बेट का उसका 100%, या फिर टोटलाइजेटर में जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो अमाउंट ले लेंगे, वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग के केस में काफी इजी है, जो बेट का बेस फेस वैल्यू है या फिर जो टोटलाइजेटर में जो अमाउंट डाल रहे हैं उसका 100% ले लेंगे। टोटलाइजेटर क्या होता है? टोटलाइजेटर एक डिवाइस है जिससे बेटिंग वेटिंग कराया जाता है। सिंपल है, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी के लिए अलग है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स माना गया है। उसी हिसाब से वैल्यूएशन प्रिंसिपल दिया गया है कि 100/140 इंटू फेस वैल्यू, या फिर जो प्राइस नोटिफाई किया गया ऑफिशियल गैजेट में जो हायर है उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स आपके सिलेबस में, टैक्स का रेट आपके सिलेबस में नहीं है पर कुछ चीजें ये सब आप जान सकते हैं, उसी के बेसिस पे है, तो आपको लॉजिक पता चलेगा। इसके अलावा बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग के केस में 100% ऑफ बेट या फिर जो टोटलाइजेटर में अमाउंट ले रहे हैं उसका 100% ले लेंगे, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गया। अब टैक्स निकालने बोलेगा, टैक्स का रेट 40% दिया रहेगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को 40% से मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो भी टैक्स रेट आपका रहेगा दूसरे केस में भी। अब पढ़ते हैं हम लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग से पहले कसिनो हम लोग पढ़ते हैं। कसिनो के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? कसिनो के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा जो अमाउंट प्लेयर या प्लेयर के बिहाफ पे कोई और पे कर रहा है। क्यों पे कर रहा है? टोकन्स, चिप्स, टिकट्स खरीदने के लिए। ये टोकन, चिप्स और टिकट्स कहाँ यूज होगा? कसिनो में यूज होगा। तो जो भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं, या हम पे कर रहे हैं, या प्लेयर पे कर रहा है, या प्लेयर के बिहाफ पे और कोई पे कर रहा है, क्यों पे कर रहा है? कोई टोकन, कोई चिप्स, कोई टिकट्स खरीदने के लिए। ये सब टिकट्स, टोकन, चिप्स, ये सब कहाँ यूज होगा? ये कसिनो में यूज होगा। तो इसको खरीदने के लिए जो अमाउंट पे किया जा रहा है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अगर टोकन, चिप्स और टिकट्स कसिनो में नहीं यूज हो रहा है, तो जो पैसा प्लेयर या प्लेयर के बिहाफ पे कोई और दे रहा है, क्यों दे रहा है? कोई भी इवेंट या गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कसिनो में, वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो अमाउंट, अगर हम ओवरऑल क्रक्स समझे कसिनो का, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई वही होगा जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं कसिनो में, कसिनो खेलने के लिए। चाहे वो टोकन, चिप्स, टिकट्स खरीदने के लिए हो, अगर ये सब नहीं खरीदना पड़ रहा है कसिनो में खेलने के लिए, तो वैसा अमाउंट जो पे करना पड़ रहा है हमको कसिनो में पार्टिसिपेट करने के लिए, कसिनो इवेंट या कसिनो में कोई गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वही हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता है। अब जो अमाउंट पेड या पेबल है प्लेयर के द्वारा या प्लेयर के बिहाफ पे कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है? टोकन, चिप्स, टिकट्स खरीदने के लिए। अगर टोकन, चिप्स, टिकट्स नहीं लगता है तो उस गेम में पार्टिसिपेट, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी पैसा देना पड़ रहा है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा कसिनो के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है, मान लीजिए हम 100 रुपए दे के एक दो टिकट खरीदे कसिनो के लिए, 50-50 रुपए का। अब मेरा मन हुआ, मैं ही प्लेयर हूँ, मेरा मन हुआ कि मैं एक टिकट वापस करा लेता हूँ, तो एक टिकट मैंने वापस करा लिया, तो 50 रुपए मुझे वापस, अगर मैं एक टिकट 50 रुपए का एक टिकट वापस करा रहा हूँ, पहले मैंने दो खरीदे थे, एक मैं वापस करा रहा हूँ, अब मेरे पास एक टिकट है। पर कोई भी अमाउंट अगर रिटर्न या रिफंड किया जा रहा है कसिनो के द्वारा प्लेयर को, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिडक्ट नहीं होगा, तो 100 रुपए पे ही टैक्स लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिए। मैंने दो टिकट खरीदा था, 50-50 रुपए के मैंने दो टिकट खरीदा। दो टिकट खरीदा, अब मेरा मन हो रहा है कि एक टिकट मैं वापस करा दूं, मैं एक ही टिकट से पार्टिसिपेट करूंगा गेम में या कसिनो में। तो पर अब टैक्स तो एक्चुअली 50 पे लगना चाहिए, क्योंकि अब 50 रुपए से ही मैं खेलूंगा, पर ऐसा नहीं है। एनी अमाउंट रिटर्न और रिफंडेड, कोई भी अमाउंट रिटर्न या रिफंड किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टैक्स तो 100 रुपए पे ही लगेगा। नेक्स्ट केस देखिए, अब मैं एक टिकट, मान लीजिए दो टिकट ही लेके गया, तो 50-50 रुपए के दो टिकट मैंने खरीदा। अब मैं कसिनो में जीत गया हूँ, मान लीजिए 50 रुपए का एक टिकट पे मैं 100 रुपए जीत गया। तो अब जीतने वाले अमाउंट से जो मैं फिर से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं जीत के, क्या होता है कसिनो और ये सब में, क्या जीतेंगे तो और मन करेगा और खेले और जीते। तो जब जीतने वाले अमाउंट से मैं फिर से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ गेम में, तो इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्लेयर बाय विनिंग, जीतने के बाद हमें कोई अमाउंट मिल रहा है, विच इज यूज्ड बाय प्लेयर फॉर प्लेइंग विदाउट विदड्रॉइंग, वो पैसा हम विदड्रॉ नहीं कर रहे हैं, वो पैसा को हम फिर से यूज कर रहे हैं गेम खेलने के लिए, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि अमाउंट पेड या डिपॉजिटेड है। और अगर इसको अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड नहीं किया जाएगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसीनो के केस में क्या है? अमाउंट पेड और पेएबल
ऑन और बिहाफ ऑफ प्लेयर, बाय और ऑन ऑफ बिहाफ ऑफ प्लेयर। तो पहला नोट क्या था, कोई अमाउंट अगर रिटर्न या रिफंड किया जा रहा है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिडक्ट नहीं होगा, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में कम नहीं होगा। नेक्स्ट केस क्या था, अगर कोई जीतने वाले अमाउंट से हम फिर से उसको बिना विड्रॉ किए हुए फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं गेम में, तो वो अमाउंट को कंसिडर नहीं किया जाएगा कि अमाउंट डिपॉजिटेड या पेड है, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। परफेक्ट है यहाँ तक। इसका सारा क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो स्टडी मटेरियल में जितना क्वेश्चंस होगा सब पढ़ेंगे। आप लोग दूसरा भी कोई क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं होता है, कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जरूर डाउट भेजिए। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, टोटल अमाउंट पेड सेम है, टोटल अमाउंट पेड जितना अमाउंट हम लोग पे किए या डिपॉजिट किए सप्लायर के पास बाय वे ऑफ मनी या मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट, पैसा दिए या वर्चुअल डिजिटल एसेट के टर्म्स में पैसा दिए, तो दोनों ही आ जाएगा बाय और ऑन ऑफ बिहाफ ऑफ प्लेयर। कसिनो के सिमिलर ही है, जितना अमाउंट हमने पे किया या जितना मुझे देना है या जितना मैंने डिपॉजिट कराया सप्लायर के पास। फॉर एग्जांपल मैं एक प्लेयर हूँ, मैंने ड्रीम 11 के पास जितना अमाउंट जमा कराया, पैसा जमा कराया, पैसा के फॉर्म में भी हो सकता है, वर्चुअल डिजिटल एसेट के भी फॉर्म में हो सकता है, मैं भी करा सकता हूँ, मेरे बिहाफ पे कोई और भी करा सकता है, तो वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो डिपॉजिट के टाइम पे ही टैक्स लग जाएगा। मैंने 100 रुपए डिपॉजिट कराए तो 100 रुपए पे ही टैक्स लगेगा। अब बात आता है, चूंकि मैंने 100 रुपए डिपॉजिट कराए तो इसमें जनरली हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होगा, क्योंकि फिर मैं टैक्स के नाम पे अलग से तो डिपॉजिट नहीं कराऊंगा। सेम चीज है कि कोई भी अमाउंट रिटर्न या रिफंड किया जा रहा है तो वो, अब मैं पार्टिसिपेट नहीं, मेरा मन नहीं करा, मैंने डिपॉजिट कराया, मैंने गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, मुझे पैसा रिफंड चाहिए, तो इस पैसा के अगेंस्ट में जीएसटी, ये पैसा वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक्सक्लूड नहीं होगा और इसमें जीएसटी का उल्टा बेनिफिट नहीं मिलेगा कि नहीं अब 100 मैंने जमा कराया था, मुझे 50 रुपए वापस लेना, अब मैं नहीं खेलूँ, तो 50 पे कोई फायदा, 100 पे ही टैक्स है। एनी अमाउंट रिसीव बाय द प्लेयर बाय विनिंग, सेम, जीतने से कोई भी पैसा मुझे मिलता है बिना मैं विड्रॉ किए उसे फिर से मैं गेम में यूज करता हूं, तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड है और इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग लॉटरी के केस में 100/140 इंटू फेस वैल्यू या प्राइस डिटरमाइंड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, प्राइस नोटिफाइड बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट इन ऑफिशियल गैजेट, जो हायर होगा क्योंकि इसमें मान लिया गया है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सेकंड, बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग के केस में जो बेट का वैल्यू है या जो अमाउंट हमने टोटलाइजेटर में पुट करा है। कसिनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग लगभग लगभग सेम है, जो पैसा हम जमा कराते हैं खेलने के लिए वही पैसा मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और इस केस में कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट अगर हमको रिटर्न या रिफंड मिलता है तो उस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसमें एक्सक्लूजन नहीं होगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से नहीं घटेगा। नेक्स्ट, कोई जीतने वाले पैसे से हम फिर से यूज करते हैं, मैंने 100 रुपए लगा के 200 रुपए जीत गया, अब 300 रुपए हो गया मेरे पास में, मतलब 200 रुपए से जो मैं फिर खेलता हूँ, तो इसमें मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, बिकॉज आप ऐसे समझिए ये पैसा मैं जो जीता हूँ वो भी तो किसी ने डिपॉजिट ही कराया होगा, तो ऑलरेडी ये अमाउंट टैक्स्ड ही है, इसीलिए इस पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो किसी से लिया हुआ पैसा जब डिपॉजिट पे आप टैक्स ले ही ले रहे हैं, तो वट एवर इज माई विनिंग अमाउंट समवन हैज डिपॉजिटेड, तो उस लिए उस पे टैक्स नहीं लगता है। वो सब आपको लॉजिक नहीं भी याद रहे तो कोई भी विनिंग अमाउंट से हम फिर से गेम खेलते हैं विदाउट विड्रॉइंग, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके लिए एक अमेंडमेंट है, ये सब हम लोग एक बार इसमें देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया, परफेक्ट है। ऑनलाइन मनी गेमिंग लॉटरी का एक एक एग्जाम्पल इसमें किया हुआ है, ये आप देख लीजिए। फेस वैल्यू ऑफ टिकट है 300, प्राइस नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट 200, हायर क्या हो गया 300, 100/140 इंटू 300, तो ये आ जाएगा परफेक्ट। ऑनलाइन मनी गेमिंग का एक एग्जाम्पल, 10,000 रुपए मिस्टर ए ने डिपॉजिट कराया, विन विन एक प्लेटफॉर्म है, उसके मास्टर वॉलेट में हमने 10,000 रुपए डिपॉजिट कराया, 3,000 रुपए हमने पार्टिसिपेट किया गेम में, और 13,000 रुपए हमने मुझे मिला विनिंग अमाउंट। तो 10,000 रुपए जब डिपॉजिट कराया इसी टाइम टैक्स लग जाएगा, 10,000 इंटू 100/200,
140 तो आ जाएगा 7142.86। इसमें यही माना है जब डिपॉजिट हमने कराया तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, और टैक्स का रेट इस समय 40% आपको दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कसिनो हो ही गया, ये हो ही गया। अब एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है आप लोगों के लिए। एक ऐसा केस है जहां पे रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे टैक्स लगेगा। कोई भी गुड्स है उसमें रिटेल सेल प्राइस लिखा रहता है, पर रिटेल सेल प्राइस के हिसाब से टैक्स नहीं लगता है जीएसटी में। जीएसटी में नॉर्मली ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टैक्स लगता है कि कोई गुड्स का अगर रिटेल सेल प्राइस मान लीजिए 5,000 रुपए, पर मैं अगर उसे 2,000 रुपए में ही बेच रहा हूँ तो टैक्स किस पे लगेगा? 5,000 पे कि 2,000? 2,000 पे ही लगता है, बिकॉज ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही टैक्स लगता है अगर प्राइस ही एकमात्र कंसिडरेशन है और बायर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है। पर ये एक ऐसा केस है जहां पे रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे टैक्स लगेगा। ये किस किस केस में अप्लाई होगा पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। आप लोग जानते हैं कैसे कैलकुलेट होगा, पहले ये पढ़ लीजिए किस किस केस में एप्लीकेबल हो। Pan masala, cigars, cigarettes, unmanufactured tobacco, tobacco refuse, products containing tobacco or nicotine substitutes and intended for inhalation without combustion and other products of tobacco. मेनली आप ऐसे समझिए ये टोबैको प्रोडक्ट्स पे ही अप्लाई करेगा। पान मसाला, सिगार, सिगरेट्स टोबैको प्रोडक्ट्स में अनमैन्युफैक्चर्ड है, मैन्युफैक्चर्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिए कि टोबैको से रिलेटेड है। दो तीन मेन चीज है, पान मसाला, सिगार, सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स। क्या चीज पे नहीं लगेगा? क्या चीज पे नहीं लगेगा? टोबैको लीव्स और बीडीज। टोबैको लीव्स और बीडीज पे ये रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे वैल्यूएशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज सरकार भी कहीं ना कहीं शायद बीड़ी पीने वालों को, सिगरेट पीने वालों के कंपैरिजन में बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए कम टैक्स ले रही है। तो टोबैको लीव्स और बीडीज के केस में अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। किस पे लगेगा? बाकी आप सब पे लगा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोबैको लीव्स, टोबैको के जो पत्ता है, टोबैको का जो पत्ता है उस पे टैक्स नहीं लगेगा, और बीड़ी पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तो लगेगा, मतलब इस वैल्यूएशन प्रिंसिपल में वो अप्लाई नहीं। तो टोबैको लीव्स और बीडीज पे ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल आपका अप्लाई नहीं हो। अब वैल्यूएशन निकालेंगे कैसे? तो वैल्यूएशन में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? रिटेल सेल प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स। वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा रिटेल सेल प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स। तो इसमें मेन हम लोग को अमाउंट ऑफ टैक्स ही कैलकुलेट करना है, बिकॉज रिटेल सेल प्राइस जो होता है, किसी सिगरेट के डब्बे पे अगर 120 रुपए एमआरपी लिखा हुआ है, रिटेल सेल प्राइस लिखा हुआ है, तो उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस वट एवर इज लेविएबल, सब लेवी किया हुआ है। रिटेल सेल प्राइस के ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, तो सब कुछ उसके अंदर में ही है। तो टैक्स अगर निकलेगा भी तो रिटेल सेल प्राइस के अंदर में ही निकलेगा। इसीलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या बोला? रिटेल सेल प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स। रिटेल सेल प्राइस क्या हो गया? वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस अमाउंट ऑफ टैक्स। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अमाउंट ऑफ टैक्स जोड़े होंगे तभी तो रिटेल सेल प्राइस पे पहुंचे होंगे। उल्टा अगर चल रहा है, रिटेल सेल प्राइस दिया हुआ है तो उसमें से अमाउंट ऑफ टैक्स घटाएंगे तभी हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकलेगा। रिटेल सेल प्राइस क्या होता है? रिटेल सेल प्राइस मींस द मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर्ड ऑन गुड्स। वैसा प्राइस, वो मैक्सिमम प्राइस है जिसपे उस गुड्स को बेचा जा सकता है, उससे ज्यादा प्राइस पे नहीं बेचा जा सकता है। वो मैक्सिमम है, उसके अंदर ही बिकेगा गुड्स, उस तक बिकेगा। तो अगर सिगरेट के डब्बा पे 120 रुपए एमआरपी या आरएसपी लिखा हुआ है तो उससे ज्यादा पे वो नहीं बिकेगा। वो कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को उससे ज्यादा में वो आप नहीं बेच सकते हैं। उससे ज्यादा में नहीं बेच सकते हैं, इसका क्या मतलब है? कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सरचार्ज, सेस, कोई भी चीज है सब उसमें इंक्लूडेड है। तो रिटेल सेल प्राइस में मेरा टैक्स इंक्लूडेड है। अब जो वैल्यूएशन का प्रिंसिपल है उसमें अमाउंट ऑफ टैक्स निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ। आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल फॉर्मूला आप अप्लाई करिए जब टैक्स इंक्लूडेड रहता है। 40% टैक्स रेट अगर है मान लीजिए, तो रिटेल सेल प्राइस अगर 140 है, अगर हम इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना चाहें तो 100/140 नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 100, और 100 पे 40% अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल वैल्यू और ट्रांजेक्शन वैल्यू, और वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटू ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंटू 40% टैक्स रेट इज इक्वल टू 40। पर ये डायरेक्ट 40 निकालने का फॉर्मूला दिया। आरएसपी, आरएसपी कितना है? 140 इंटू टैक्स रेट 40% डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40%। तो यही तो किए, 100 140/140 किए।
यहाँ भी किए थे 140 बाय 140, 100 प्लस 40%। अब इसको मल्टीप्लाई किए थे 100 से, तो टैक्सेबल वैल्यू आ गया था, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टैक्स डायरेक्ट आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक से ज्यादा रिटेल प्राइस पैकेज पे लिखा हुआ है तो मैक्सिमम वाला लेंगे, क्योंकि सबसे मैक्सिमम प्राइस पे जो बेचा जा सकता है वही है। कोई रिटेल प्राइस में इंक्रीज हुआ है तो जो इंक्रीज प्राइस है वही रिटेल प्राइस हो जाएगा। डिफरेंट प्राइसेस डिक्लेयर्ड ऑन पैकेज फॉर डिफरेंट एरिया, अलग अलग प्राइसेस दिया हुआ है अलग अलग एरिया के लिए, तो जिस एरिया में वो इंटेंडेड है बेचने के लिए उस एरिया का प्राइस ले लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 1,000 सिगरेट्स के पैकेट्स बेचे जा रहे हैं 60 रुपए पर डब्बे के बेसिस पे। 60 रुपए पर डब्बा ट्रांजेक्शन वैल्यू है, 60 रुपया पर डब्बा आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 80 पर नॉस। बिफोर डिस्काउंट कितना था, 80 रुपए प्राइस होगा, उसमें 20 रुपए डिस्काउंट दे दिए, तो अब 60 रुपए में सिगरेट का एक डब्बा बेचा जा रहा है। रिटेल प्राइस है 100 रुपए, तो कितना पे बेचा जा रहा है इंपॉर्टेंट है क्या, ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं, बिकॉज स्पेसिफिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल है कि इसका रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे इसका वैल्यूएशन होगा, तो रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे करेंगे। रिटेल सेल प्राइस कितना है, 100 रुपए है, तो 1,000 डब्बा बेचा जा रहा है, तो 100 इंटू 1,000, रिटेल सेल प्राइस ऑफ 1,000 बॉक्सेस इज इक्वल टू ₹1,00,000। अब अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे निकलेगा, 1,00,000 बाय 140 इंटू 40, तो आ जाएगा 28,571, और वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा 1,00,000 रुपए माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्ट में, रूल्स में, तो आप इसको ही अप्लाई करें, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल के टैक्स नहीं निकालें, बिकॉज हो सकता है आपके एग्जाम में उससे मार्क्स काट लिए जाए। हालांकि आंसर सेम ही आएगा, पर चूंकि अमाउंट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप ऐसे ही अप्लाई करें। तो मेरा ये 3 केस, तो 4 केस हम लोग पढ़ लिए। सबसे पहला लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग हॉर्स रेसिंग, सेकंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, चौथा तीसरा कैसीनो, चौथा आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन। किसके केस में होगा, पान मसाला टोबैको और सिगरेट सिगार्स, ऐसा किस में अप्लाई नहीं होगा, टोबैको लीव्स में और बीरीज के केस में अप्लाई नहीं होगा, इसको ही ध्यान रखना, बाकी आप सब कर लेंगे। अब जो हम लोग प्रोविजन, ध्यान से सुनिएगा, अब जो हम लोग प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं ये ऑप्शनल है, एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। तो सप्लायर को ही क्यों ऑप्शन दिया गया, रेसिपिएंट को भी दिया जा सकता था। तो टैक्स कौन चार्ज करता है सर, टैक्स तो सप्लायर ही चार्ज करता है, तो टैक्स अगर सप्लायर चार्ज करता है तो ऑप्शन सप्लायर को ही मिलना चाहिए, पे सप्लायर ही करेगा, बियर रेसिपिएंट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो प्रोविजन अभी हम लोग पढ़ेंगे एयर ट्रेवल एजेंट के लिए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, सेकंड हैंड गुड्स के लिए और मनी चेंजिंग सर्विसेज के लिए, ये ऑप्शनल है सप्लायर के हैंड में, ये मैंडेटरी नहीं है। आइदर यू शुड गो फॉर ट्रांजेक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट, और अगर रिलेटेड पर्सन है और प्राइस होल कंसिडरेशन नहीं है तो जो हम लोगों ने पढ़ा है, पर अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, इस हिसाब से वैल्यूएशन करिए, तो बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो पहला केस है बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर ट्रैवल बाय एयर बाय एयर ट्रैवल एजेंट। एयर टिकट का बात हो रहा है, एयर ट्रैवल एजेंट का बात हो रहा है, ट्रेन टिकट्स में मत अप्लाई कर दीजिएगा ये प्रिंसिपल। एयर टिकट्स का बात हो रहा है और एयर ट्रैवल एजेंट्स का बात हो रहा है, तो टिकट कौन बुक कर रहा है, एयर ट्रैवल एजेंट बुक कर रहा है, ट्रैवल एजेंट बुक कर रहा है कौन सा टिकट, एयर टिकट, फ्लाइट टिकट। तो डोमेस्टिक बुकिंग अगर है तो बेसिक फेयर का 5% हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सर्विस या सप्लाई, जो भी लिखिए। इंटरनेशनल बुकिंग है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर, बहुत सिंपल है, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने का कोई काम नहीं है। बेसिक फेयर अगर है तो उसका 5% हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, सॉरी बेसिक फेयर बोलते हैं। डोमेस्टिक बुकिंग है तो बेसिक फेयर का 5%, इंटरनेशनल बुकिंग है तो बेसिक फेयर का 10%। इंटरनेशनल बुकिंग में पैसा ज्यादा लेते हो इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्यादा है, डोमेस्टिक बुकिंग में पैसा कम होता है इसीलिए 5%। तो इंटरनेशनल में 10 और डोमेस्टिक में 5%। किस चीज का लेंगे, बेसिक फेयर का, एक्स्ट्रा चार्जेस वार्जेस का आप मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बेसिक फेयर वो फेयर होता है जिसपे एयर ट्रेवल एजेंट को एयरलाइन से कमीशन मिलता है, नॉर्मली इसी अमाउंट पे कमीशन मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आप लोग जानते हैं, इसमें 3 केस हम लोग पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होगा, क्या जरूरी है अप्लाई करना, नहीं, ऑप्शनल है। पहला केस, ऐसा कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स भी इंक्लूडेड है। मान लीजिए अगर हम 1,000 रुपए हर महीना या हर साल जैसे भी है प्रीमियम देते हैं,
तो उसमें कुछ पोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स भी है। तो लाइफ सोल लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उसमें सेविंग्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, मतलब उसमें कुछ पैसा मिलेगा अगर हम नहीं भी मरते हैं तो और ये अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स है वो मुझे इंटीमेट कर दिया गया है, पॉलिसी होल्डर को इंटीमेट कर दिया गया है जब सर्विस सप्लाई किया जा रहा है। तो जो भी प्रीमियम लिया जा रहा है माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब अगर 1,000 रुपए में बोला जा रहा है 200 रुपए में आपके लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है, तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए कितना है, मतलब अदर देन इन्वेस्टमेंट कितना है 800 रुपए, तो 800 रुपए पे ही टैक्स लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को माइनस कर देंगे, अगर प्रोवाइडेड वो मुझे पता है, पॉलिसी होल्डर को बताया गया है पॉलिसी के टाइम पे, मतलब सप्लाई के टाइम पे, तो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ग्रॉस प्रीमियम चार्ज माइनस अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। परफेक्ट है। नेक्स्ट है सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी अदर देन अबव। मुझे सिंगल प्रीमियम एन्युटी है, एक ही बार मैं प्रीमियम दूंगा और ऊपर वाला पॉलिसी वो नहीं है, तो केस 2 हो गया। अब इसमें क्या है, सिंगल प्रीमियम जो देंगे उसका 10% हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप बोल रहे हो मुझे ये सब अप्लाई नहीं करना है, तो जाइए ना सर ट्रांजेक्शन वैल्यू में, ज्यादा ही टैक्स आए। सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी अदर देन अबव, तो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, और इसके बाद प्रीमियम होगा नहीं तो उसके बाद टैक्स होगा नहीं। नेक्स्ट है इन दोनों पॉलिसी के अलावा कोई पॉलिसी है, तो फर्स्ट ईयर का पॉलिसी में 25% ऑफ प्रीमियम, क्योंकि फर्स्ट ईयर का पॉलिसी हाई होता है, मतलब फर्स्ट पहला शुरुआत का पहला प्रीमियम हाई होता है, उसके बाद रिन्यूअल प्रीमियम थोड़ा कम होता है, तो 12.5%, पहला 25, उसके बाद का साल में 12.5, जितना भी साल होगा 8 साल के प्रीमियम में 12.5%। तो पहला केस क्या था, अमाउंट मेरे भी आप पे इन्वेस्ट कर रही है लाइफ इंश्योरेंस, कुछ पोर्शन इन्वेस्ट भी किया जा रहा है और वो पॉलिसी होल्डर को बताया भी जा रहा है, तो वो उस अमाउंट को एक्सक्लूड कर देंगे, तो जितना लाइफ इंश्योरेंस के लिए वही हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट सिंगल प्रीमियम एन्युटी है, एन्युटी एक ही बार दे रहे हैं, बार बार मुझे मिलेगा पैसा, तो क्या होगा, जो प्रीमियम दे रहे हैं पहला प्रीमियम जो सिंगल प्रीमियम जो दे रहे हैं उसका 10%, पहला कुछ नहीं है, पहला आखिरी सब एक ही प्रीमियम। ऑल अदर पॉलिसी, इसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉलिसी है तो उसमें फर्स्ट ईयर में 25% होगा उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो भी प्रीमियम होगा, 1,000 रुपए प्रीमियम है तो 25% मतलब 250 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, उस पर टैक्स लगेगा। सब्सिक्वेंट ईयर सेकेंड ईयर का अगर 500 रुपए प्रीमियम है तो उसका 12.5% हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई और फिर उस पर टैक्स लगेगा। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस अगर है, This provision shall not apply where the entire premium paid by the policy holder, अगर सारा प्रीमियम पूरा का पूरा प्रीमियम सिर्फ रिस्क कवर के लिए दिया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे टर्म इंश्योरेंस में मुझे रिस्क कवर के लिए मैं अगर कोई प्रीमियम दे रहा हूँ बस और बस, रिस्क कवर के लिए अगर कोई प्रीमियम दे रहा हूँ तो वो उस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज सेविंग्स उसमें कुछ है भी नहीं, तो उसमें क्या लगेगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टैक्स लगेगा। सिंपल है, समझ आया। लाइफ इंश्योरेंस के केस में पहला अगर मुझे इंटीमेट किया गया तो ग्रॉस अमाउंट माइनस अमाउंट जो एलोकेट किया गया है सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकंड सिंगल प्रीमियम एन्युटी अगर है तो 10% ऑफ सिंगल। थर्ड इसके अलावा कोई और केस है तो 25% ऑफ फर्स्ट ईयर में 25% और सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5% ऑफ प्रीमियम चार्ज। कब अप्लाई नहीं होगा, अगर सिर्फ रिस्क कवर के लिए दिया गया तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा का क्या मतलब है, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, एक ऐसा पर्सन जो किस में डील करता है, सेकेंड हैंड गुड्स को बाय करता है और सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करता है। अब हमारे आसपास बहुत ही गाड़ी के केस में तो बहुत सारे होते हैं जो कार सेकेंड हैंड खरीदते हैं और सेकेंड हैंड बेचते हैं, कार हो बाइक हो कुछ भी हो, व्हीकल के केस में सबसे ज्यादा होता है। तो सेकेंड हैंड कार को परचेज किए, सेकेंड हैंड कार को सेल किया, और जनरली ये लोग जो है अनरजिस्टर्ड आदमी से ही, नॉर्मल आदमी से ही खरीदते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या था कि खरीदने पे इनको जनरली आईटीसी का कोई बात ही नहीं होता था, बिकॉज नॉर्मल केस में जिनसे ये कार डीलर्स जो सेकेंड हैंड कार डीलर से खरीदते थे वहां पे टैक्स होता नहीं था, और सेल करने टाइम में अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू पे टैक्स लगता था तो टैक्स का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता था, बिकॉज आईटीसी का बेनिफिट तो मिलता नहीं था, जो सेल किए जिस अमाउंट उसी पे टैक्स देना था। तो इन लोगों के लिए सरकार ने कुछ सोचा है और इन लोगों को बोला कि आपको मार्जिन पे ही टैक्स देना है, मतलब जितना प्रॉफिट है आपका उतना पे ही टैक्स देना है। मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। मतलब जिस प्राइस में आप बेच, मतलब
5 लाख रुपए का गाड़ी खरीद के आप अगर 6 लाख रुपए में बेच रहे हैं उस सेकेंड हैंड गाड़ी को, तो आपका मार्जिन कितना है? 6 लाख सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस 5 लाख, तो 1 लाख रुपए पे ही आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा और 1 लाख रुपए पे ही टैक्स देना है। ये प्रोविजन कब अप्लाई होगा? सेकेंड हैंड गुड्स के केस में। फर्स्ट हैंड में अप्लाई, नया गुड्स के केस में अप्लाई मत कर दीजिएगा। सेकेंड हैंड गुड्स का क्या मतलब होगा? यूज्ड गुड्स। यूज्ड गुड्स को बेचा जा रहा है, एज सच बेचा जा रहा है, मतलब जैसा गुड्स खरीदे थे वैसा ही बेचा जा रहा है, कुछ माइनर प्रोसेसिंग करके, वैसा माइनर प्रोसेसिंग जो गुड्स का नेचर ही चेंज नहीं कर दे। जैसा गुड्स है वही है, कुछ माइनर उसमें प्रोसेसिंग किया गया है, पर गुड्स जैसा था वैसा ही है। और कोई आईटीसी नहीं लिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रोविजन लाया ही इसलिए गया बिकॉज आईटीसी नहीं लेने के कारण नुकसान हो रहा है। आईटीसी जब आप ले ही लिए हैं तो फिर क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? फिर आईटीसी को एडजस्ट करके उतना ही उसी हिसाब से टैक्स आपका निकलेगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। माइनर प्रोसेसिंग कर सकते हैं तो माइनर प्रोसेसिंग में आपका कॉस्ट भी आएगा, उसका रिडक्शन मिलेगा क्या? द आंसर इज नो। 5 लाख का गुड्स खरीद के 5 लाख का प्रोसेसिंग कराए तो कॉस्ट कितना हो गया आपका? 5 लाख। 5,000 बेच दिया आपने 6 लाख में, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? 6 लाख माइनस 5 लाख। 5 लाख 5,000 नहीं होगा, तो 1 लाख पे टैक्स लगेगा। परफेक्ट है। इसमें एक प्रोविजन ये आप देख लीजिए, सेकेंड हैंड कार को ओरिजिनल प्राइस था 10 लाख। ओरिजिनल प्राइस, मान लीजिए मैं कार डीलर हूँ, मैं एक मिस्टर ए से एक कार खरीद रहा हूँ। मिस्टर ए ने उस कार को 10 लाख रुपए में खरीदा था और मुझे 4 लाख रुपए में बेच दिया। तो मेरे लिए परचेज प्राइस क्या है? 4 लाख रुपए। मुझे उस 10 लाख बाहर में जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है वो 10 लाख में खरीदा कि 20 लाख में खरीदा कि 50 लाख में खरीदा। मुझे कितना में बेचा? 4 लाख में। मैं उस पे 40,000 रुपए का खर्चा किया, मैंने उस पे 40,000 रुपए का खर्चा किया माइनर प्रोसेसिंग के नाम पे, और उसको 6 लाख में बेच दिया। तो 6 लैक्स माइनस 4 लैक्स इज इक्वल टू 2 लैक्स। और कुछ मत बताइए। अब एक केस आप देखिए, इन केस ऑफ गुड्स रीपर्चेज फ्रॉम डिफॉल्टिंग बोरोवर बाय रीपर्चेसिंग लेंडर एजेंसी फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन और डेट। इसका एक एग्जांपल आप देखिए तब समझ आएगा। ये देखिए, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक कार परचेज किया टाटा मोटर्स से। परफेक्ट है। कोई भी कार आप, सफारी हो, कर्व हो, जो भी हो, नेक्सॉन, सिएरा हो, जो भी कोई एक कार परचेज किया और इस कार को फाइनेंस करवाया चोलामंडलम फाइनेंस से। तो चोलामंडलम फाइनेंस जो है रीपर्चेसिंग लेंडर एजेंसी है। चोलामंडलम फाइनेंस ने इसे पैसा दिया। किसको दिया? मिस्टर ए को इस कार परचेज करने के लिए पैसा दिया। क्या दिया? इस कार को परचेज करने के लिए पैसा दिया। अब मिस्टर ए अगर ये लोन नहीं चुकाता है तो सब चंगा सी, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर ए ने इस लोन का ईएमआई चुकाना बंद कर दिया। अब जब लोन का ईएमआई चुकाना बंद कर दिया तो चोलामंडलम क्या करेगा? इंतजार में रहेगा कि कभी दे दे, कभी लौट। तो वो क्या करेगा? उस गुड्स को रीपजेस करेगा, उस गुड्स को वापस लेगा उस बोरोवर से जो डिफॉल्ट किया है। जो बोरोवर, उस बोरोवर से अपना गुड्स को वापस लेगा। तो अब जब गुड्स को वापस लेगा तो ये भी सेकेंड हैंड गुड्स नहीं है क्या? बायर ने तो यूज कर लिया है गुड्स को, अब तो फर्स्ट हैंड रहा नहीं है। तो चोलामंडलम जो है यहाँ पे इस गुड्स को लेगा, लेके क्या करेगा? इसको क्या अपने सजाएगा गुड्स को, इस गुड्स को फिर बेचेगा। तो ये भी एक तरीका से सेकंड हैंड डीलर ही, आप अगर देखें तो ये सेकंड हैंड कार बेचने वाला यहाँ पे हो गया। तो कार को खरीदेगा, उससे खरीदेगा नहीं, एक्चुअली उससे रीपजेस करेगा, खरीदना ही हुआ क्योंकि लोन के अगेंस्ट में कार लिया जा रहा है। तो कार को उसने लिया, फिर इसी कार को उसने बेचा। तो अब टैक्स किस पे लगेगा? सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस लगा दें क्या? तो थोड़ा डिफरेंट है प्रोविजन। सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, अगर बोरोवर अनरजिस्टर्ड था, बोरोवर क्या था? अनरजिस्टर्ड था। जो डिफॉल्टिंग बोरोवर जिसने लोन नहीं चुकाया है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो लगा दो सर सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस। जब चोलामंडलम फाइनेंस इस कार को बेचेगी तब का बात हो रहा है, खरीदने के पॉइंट पे बात नहीं हो रहा है। जब चोलामंडलम फाइनेंस इस कार को रीपजेस करके मार्केट में सेल करेगी तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस लगा दो। सेल प्राइस जो हम नया आदमी से, नया बायर से लेंगे वो मेरा सेल प्राइस हो जाएगा। परचेज प्राइस क्या लेंगे? तो परचेज प्राइस, अगर बोरोवर अनरजिस्टर्ड डिफॉल्टिंग बोरोवर जिससे मैंने लिया है वहीं से तो मेरा परचेज प्राइस आएगा। तो वो अगर अनरजिस्टर्ड था
तो वो जितना में गुड्स खरीदा था, वो डिफॉल्टिंग बोरोवर जितना में गुड्स खरीदा था, माइनस गुड्स खरीदने से लेके जब हम चोलामंडलम फाइनेंस उस गुड्स को डिस्पोज कर रहे हैं उस पीरियड तक जितना क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ हुआ है, उसका 5% पर क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ से उस गुड्स के वैल्यू को डेप्रिसिएट कर दीजिए और वही आपका परचेज प्राइस हो जाएगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए का गुड्स था, डिफॉल्टिंग बोरोवर ने उस कार को 10 लाख रुपए में खरीदा था। अब उस 10 लाख रुपए का जो कार था उसको उसने 2 क्वार्टर यूज कर लिया, 2 क्वार्टर यूज कर लिया और मैंने उसे अब रीपर्चेज किया। रीपर्चेज करके मुझे बेचने में उसे 3 महीना और लग गया। तो 2 क्वार्टर उसने यूज करा था, 1 महीना मुझे बेचने में लग गया। तो फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ एक्चुअल डिस्पोजल 3 क्वार्टर हो गया। तो 5%, 5%, 5%, 15% उस गुड्स का वैल्यू माइनस हो जाएगा और वही मेरा परचेज प्राइस हो जाएगा। परफेक्ट है, समझ में आया। परचेज प्राइस ऑफ किसका, डिफॉल्टिंग, मेरे इस तरफ डिफॉल्टिंग बोरोवर है, इस तरफ फ्रेश बोरोवर है, मतलब नया बोरोवर, नया बायर है, इससे मैंने गुड्स लिया। तो ये आदमी, ये मेरे लेफ्ट, मेरे इस साइड जो बायर 10 लाख में खरीदा था, इनसे इसके गुड्स खरीदने तक और मेरे इस गुड्स को डिस्पोज करने तक जितना टाइम पीरियड हुआ, वो पूरा उस क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ, अगर 1 महीना हुआ तो भी 1 क्वार्टर माना जाएगा, 3 महीना हुआ तो भी 1 क्वार्टर माना जाएगा, एक दिन हुआ तो भी 1 क्वार्टर माना जाएगा। तो उस बायर, डिफॉल्टिंग बायर के गुड्स परचेज करने से लेके मेरे एक्चुअल डिस्पोजल तक जितना पीरियड हुआ उसके हिसाब से 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस कर देंगे, वही मेरे लिए परचेज प्राइस हो जाएगा और मैं फ्रेश बोरोवर को जितना मैं बेचा हूँ वो सेल प्राइस हो गया। सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस पे टैक्स दे देंगे। अगर डिफॉल्टिंग बायर, जिससे डिफॉल्टिंग बोरोवर से अगर मैं गुड्स रिपजेस कर रहा हूँ और वो रजिस्टर्ड है, तो ये प्रोविजन आईसीआई का ऐसा कंटेंशन है कि ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। मेरे व्यू में ये प्रोविजन तब भी अप्लाई होगा, उसका सेपरेट डिस्कशन और डिबेट है, पर मेरे व्यू से आपके एग्जाम में तो नहीं चलेगा। तो आपको यही पढ़ना है जो इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में लिख रखा है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि अगर बॉर्डोवर रजिस्टर्ड है तो फिर आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, जब मैं फिर से इस गुड्स को बेचूंगा तो जितना मैं बेचूंगा उस पे ही टैक्स देना हो। सिंपल नॉर्मल केस, ट्रांजेक्शन वैल्यू विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ परचेज प्राइस। ये इसलिए एज्यूम किया गया है, इसीलिए ये ऐसा उनका कंटेंशन है, बिकॉज जब रजिस्टर्ड बायर से, रजिस्टर्ड डिफॉल्टिंग बॉरोवर से मैं परचेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे टैक्स तो यहाँ पे भी लगेगा, इस चेन में भी एक टैक्स लगेगा और उसका आईटीसी बेनिफिट मुझे मिल जाएगा और उस आईटीसी का बेनिफिट लेके मैं यहाँ पे बेच दूंगा ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। तो बोरोवर अगर अनरजिस्टर्ड है तभी ये प्रोविजन रहेगा। एक बार रिकैप, नॉर्मल प्रोविजन क्या था जो सेकंड हैंड कार में डील करते हैं, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, कोई आईटीसी अवेलमेंट नहीं होना चाहिए, कोई आईटीसी अवेलमेंट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड हैंड कार गुड्स होना चाहिए और कोई आईटीसी अवेल नहीं किया हुआ होना चाहिए और गुड्स को एज सच हम बेच दिए, माइनर प्रोसेसिंग करके बेच दिए, ऐसा कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर दिया जिससे उसका नेचर ही चेंज हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो मार्जिन आएगा उस पर टैक्स देंगे। ये सेम उस पर भी एप्लीकेबल होगा जब रीपर्चेसिंग लैंडर एजेंसी एक अनरजिस्टर्ड बॉरोवर से गुड्स रिपर्चेस करके बेचती है, वहां पे भी अप्लाई होगा, पर वहां परचेज प्राइस तो डायरेक्ट खरीदा नहीं जाता है, तो उसके जो डिफॉल्टिंग बोरोवर ने जो परचेज किया उसमें 5% पर क्वार्टर का रिडक्शन करते जाएंगे, तो परचेज प्राइस आ जाएगा। कब तक का करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब गुड्स को डिस्पोज कर रहे हैं, मैं जब गुड्स को डिस्पोज कर रहा हूँ, रिपर्चेसिंग लेंडर एजेंसी जब गुड्स को डिस्पोज कर रही है तब तक का पीरियड कैलकुलेट होगा, उसके खरीदने से मेरे डिस्पोज करने तक क्वार्टर या पार्ट देयर ऑफ सब में 5%। रजिस्टर्ड अगर है डिफॉल्टिंग बोरोवर तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। परफेक्ट है। एक और प्रोविजन है, एक नोटिफिकेशन के थ्रू आया था कि कोई भी आदमी अगर सप्लाई ऑफ ओल्ड एंड यूज मोटर व्हीकल, एक ओल्ड एंड यूज मोटर व्हीकल, ओल्ड पुराना है और मैंने यूज कर लिया है, और जहां पे मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था इनकम टैक्स एक्ट में, तो मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास कोई कार है, मैंने उसको यूज किया है, वो पुराना हो गया और उसका डेप्रिसिएशन मैं इनकम टैक्स एक्ट में क्लेम कर रहा हूँ। अब मैं उसको अगर बेचने, मैंने उस पर कोई आईटीसी अवेल नहीं किया हुआ होना चाहिए, तो ओल्ड एंड यूज मोटर व्हीकल है, मैंने उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करा है और उस पे मैंने कोई आईटीसी नहीं लिया है, ऐसे ही ब्लॉक है कार वार पे तो मैंने नहीं लिया है। तो अब मैं जब इसको डिस्पोज करने जा रहा हूँ तो मैंने इसको, इस कार को बेचने में मुझे जितना पैसा मिला माइनस आज ये डब्ल्यूडीवी इसका जितना इनकम टैक्स के हिसाब से, वही मेरा प्रॉफिट है, तो उस पे ही टैक्स लगेगा। मतलब
इस कार का आज मेरे बुक्स में इनकम टैक्स के हिसाब से जितना भी WDV है, रिटर्न डाउन वैल्यू, इनकम टैक्स में रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है। तो जितना रिटर्न डाउन वैल्यू है अ, जब ये ट्रांसफर हो रहा है तब, तो उतना, और उसको कंपेयर किससे करेंगे, कंसिडरेशन जितना मुझे इसे बेचने में मिला, तो जितना वैल्यू है और जितना बेचे, तो जितना ज्यादा बेचे वही मेरा मार्जिन है। अगर निगेटिव हो, लॉस में बेचे तो कोई टैक्स नहीं, प्रॉफिट में बेचे तो प्रॉफिट के अमाउंट पे टैक्स लगेगा, मार्जिन वैल्यू पे टैक्स लगेगा। ऊपर भी सेकेंड हैंड कार डीलर और उसमें भी मार्जिन पे ही टैक्स लगेगा। अगर निगेटिव हो जाएगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लॉस में बेचा आपने तो कोई टैक्स नहीं, बिकॉज मार्जिन पे टैक्स लगेगा और मार्जिन ही आपका निगेटिव हो गया। ये सारा ऑप्शनल है, मतलब हम लोग एयर ट्रेवल एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस, अभी सेकेंड हैंड कार डीलर, ये सब ऑप्शनल है। आप चाहे तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कॉन्सेप्ट पे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शनल में, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग। फॉरेन करेंसी का परचेज और सेल कर रहे हैं इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग सर्विसेज। नेक्स्ट केस में कोई एक ऐसा सप्लायर है जो मनी चेंजिंग सर्विस सप्लाई कर रहा है। मनी चेंजिंग सर्विस मतलब कोई परचेज या सेल कर रहा है फॉरेन करेंसी का, या मनी को चेंज करके दे रहा है। बात एक ही, एक करेंसी लेके दूसरा करेंसी दे रहा है, तो मनी चेंजिंग सर्विस हो गया। तो क्या हो रहा है, या तो परचेज या सेल हो रहा है फॉरेन करेंसी का इंक्लूडिंग मनी चेंजिंग सर्विस, तो वैल्यूएशन कैसे होगा, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट डिफॉल्ट प्रोविजन में जा सकते हैं, या चाहें तो इसमें रह सकते हैं। तो इसमें क्या है, अगर फॉरेन करेंसी ऐसा करेंसी है जो या तो INR से कन्वर्ट हुआ है, ये INR में कन्वर्ट हुआ है, मतलब INR लेके डॉलर दिया है, कुछ भी दूसरे करेंसी दिया है, या दूसरा करेंसी लेके INR दिया है, तो INR इन्वॉल्व है। एक साइड INR है, या तो INR लिया गया है या INR दिया गया, इंडियन रुपीस दिया गया। तो इसमें रूल क्या बोलता है, इसमें दो तरह का ट्रांजेक्शन हो सकता है। या तो कोई करेंसी हम बाय करेंगे, मतलब कोई ऐसा जो सर्विस, ऐसा सप्लायर है जो ये मनी चेंजिंग सर्विस सप्लाई कर रहा है, तो या तो वो रुपया खरीदेगा या रुपया देगा, मतलब दूसरा करेंसी बाय करेगा और रुपया देगा, या रुपया लेगा और दूसरा करेंसी देगा। तो अगर हम दूसरा करेंसी, या अगर हम कोई करेंसी बाय कर रहे हैं, खरीदने के टाइम पे अगर वो, आप एक डीलर के पर्सपेक्ट से अगर देखेंगे, तो मनी चेंजिंग सर्विस जो दे रहा है वो कोई करेंसी बाय कर रहा है, तो वो RBI का जो रेट है उससे कम में करेगा, तभी उसका फायदा होगा। अगर डॉलर का वैल्यू अगर 80 रुपया है, तो 80 रुपया से ऊपर में खरीदेगा तो उसका नुकसान होगा, 80 रुपया से कम में अगर खरीदेगा तो उसका फायदा होगा। तो RBI रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट एक करेंसी के एक यूनिट के लिए आ गया, $1 के लिए आ गया। RBI रेफरेंस रेट अगर 80 रुपए है, मैं उसे 65 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो 80 माइनस, इतना मार्जिन नहीं होगा, 80 माइनस आप 77 78 ले ली, तो ₹2 मार्जिन हो गया पर यूनिट। मेरा ₹2, मैंने उससे कम पे खरीदा है तो ₹2 मेरा फायदा है। तो ₹2 इंटू जितना यूनिट ऑफ करेंसी खरीदा है उतना हो जाएगा। सेलिंग रेट में, सेल के केस में मैं जितना ज्यादा पे सेल करूंगा उतना मेरा फायदा होगा, तो सेल के केस में सेलिंग रेट पहले आ जाएगा और RBI रेफरेंस रेट बाद में आ जाएगा। बाय के केस में RBI रेफरेंस रेट पहले, उससे बाइंग रेट माइनस करेंगे इनटू जितना यूनिट है उतना। सेल के केस में सेलिंग रेट पहले आएगा, बिकॉज RBI रेफरेंस रेट से ज्यादा पे अगर हम सेल करेंगे तभी मेरा फायदा होगा, और जितना करेंसी होगा उससे मल्टीप्लाई, जितना यूनिट ऑफ करेंसी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो $1 का आ रहा है, बिकॉज रेफरेंस रेट पर यूनिट में ही दिया रहता है। स्पेसिफिक केस बोल रहा है, अगर RBI रेफरेंस रेट ही नहीं दिया हुआ, कोई एक ऐसा करेंसी है जिसका RBI रेफरेंस रेट ही अवेलेबल नहीं, तो अगर RBI रेफरेंस रेट नहीं है, तो हम लोग प्रोविजन कैसे स्टार्ट किए थे, या तो INR दे रहे हैं या तो INR ले रहे हैं, बदले में कोई करेंसी है, तो जो INR दे रहे हैं, अगर हम दूसरा फॉरेन करेंसी परचेज कर रहे हैं, डॉलर परचेज कर रहे हैं, तो INR देंगे, तो जो INR दिए उसका 1% हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर सेल के केस में फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हैं तो INR लेंगे, तो जितना INR लिए उसका 1% हो जाएगा, तो बेसिकली 1% ऑफ INR हो जाएगा। अगर RBI रेफरेंस रेट नहीं है तो 1% हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। 1% ऑफ व्हाट, 1% ऑफ INR प्रोवाइडेड और रिसीव्ड एज द केस मे बी। अगर दोनों में से कोई करेंसी INR नहीं है, ऐसे हम लोग पढ़े थे कि एक करेंसी तो INR होना चाहिए, अब बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई केस हो जहाँ पे दोनों करेंसी, डॉलर लेके आप दूसरा को येन दे दिए, तो यहाँ पे INR तो है नहीं,
तो यहाँ पे 1% ऑफ लोअर ऑफ अमाउंट वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग बोथ द करेंसी इन आईएनआर। तो दोनों करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे एट आरबीआई रेफरेंस रेट, और उसका लोअर ऑफ अमाउंट जो हम लोगों को मिल सकता था वुड हैव रिसीव्ड बाय कन्वर्टिंग, उसको 1% लेंगे तो 1% ही। तो दोनों करेंसी का, जो दोनों करेंसी है उसको आरबीआई रेफरेंस रेट से कन्वर्ट करेंगे, और इसका जो लोअर होगा, इसका मतलब हुआ लोअर ऑफ अमाउंट, जो अमाउंट हमको मिल सकता था इस दोनों करेंसी को आईएनआर पे कन्वर्ट करके, उसका 1% लेंगे तो 1% ही। पहले आईएनआर दिया हुआ था तो उसका 1% ले लिए थे, अभी आईएनआर नहीं दिया हुआ है तो दोनों का लोअर जो आएगा आईएनआर में कन्वर्ट करने के बाद उसका 1% ले लेंगे। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है, अब फॉरेन कर, यहाँ ऑप्शन में भी एक और ऑप्शन, मतलब ये तो पूरा प्रोविजन ही ऑप्शनल है, उसमें एक और ऑप्शन है कि आपके पास एक और ऑप्शन तो सप्लायर के पास ही होगा, बिकॉज टैक्स तो उसी को चार्ज करना है, पे करना है। तो ये सिंपल है, इसमें आरबीआई रेफरेंस रेट आईएनआर दिया लिया उससे उतना मतलब इसमें नहीं है। इसमें बोलता है करेंसी अगर 1 लाख रुपए तक, रुपया में अगर 1 लाख रुपए तक का करेंसी एक्सचेंज हुआ है तो उसका 1% या 250 रुपए का हायर ले लेंगे। 1 लाख रुपए तक स्लैब बेसिस है, इनकम टैक्स में जैसे स्लैब पढ़ते हैं वैसे ही है। तो 1 लाख रुपए तक 1% ऑफ करेंसी एक्सचेंज या 250 रुपए जो हायर आएगा 1%। 1 लाख से 10 लाख तक 0.5%, मतलब अगर 10 लाख रुपए एक्सचेंज किया तो 1 लाख तक क्या स्लैब लगेगा 1%, और 250 विच एवर इज हायर। अब कितना लगेगा 1 लाख से ऊपर 10 लाख पे 9 लाख बच गया स्लैब, जैसे इनकम टैक्स में पढ़ते सेम। तो 9 लाख तक के लिए क्या लगेगा 0.5% ऑफ 9 लैक्स, प्लस 1 लाख तक का 1,000, 1 लाख का 1% 1,000, तो 10 लाख तक का ऐसे आ गया। अब 10 लाख से अगर ज्यादा है तो लोअर ऑफ 5,500, मतलब यहाँ तक आ गया 9 लाख का 0.5%, यहाँ 4,500 हो गया, यहाँ हो गया 1,000, 5,500 हो गया 10 लाख तक। 10 लाख से ऊपर 0.1%। तो ये सब जोड़ के जितना आया, और 60,000 विच एवर इज लोअर। फिर से देखते हैं, अगर करेंसी एक्सचेंज 1 लाख रुपए तक है या 1 लाख से ज्यादा भी है तो 1 लाख रुपए तक अगर है, हायर ऑफ क्या लेंगे 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड रुपीज 250 रुपए या 1% ऑफ करेंसी एक्सचेंज। तो 1 लाख रुपए तक 1% लगेगा। 1 लाख से 10 लाख, 1 लाख तक 1% लगा के 1,000 आ गया था। उसके बाद 0.5%, मतलब उसके बाद जितना ज्यादा होगा, मान लेते हैं 2 लाख अगर एक्सचेंज किया तो 1 लाख तक 1% और अगले 1 लाख पे 0.5%। ठीक है, 10 लाख से ज्यादा है तो 1 लाख तक 1% हो गया 1,000 आ गया था। 1 लाख से 10 लाख तक 9 लाख था तो उसका आ गया था 4,500 रुपए, 0.5% 4,500। तो 10 लाख तक तो ऐसे ही 5,500 आ गया। 10 लाख के बाद जितना होगा करेंसी एक्सचेंज उसका 0.1% लेंगे, ये जितना आ गया, और 60,000 विच एवर इज लोअर, मतलब 60,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता। अब ये बी वाला जो ऑप्शन है, जो 1 लाख 10 लाख और 10 लाख से ज्यादा का जो स्लैब है वो साल में एक बार एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसको फिर साल के अंत तक विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो 1 साल के लिए कम से कम अप्लाई करेगा। एक एग्जांपल है, एक मनी चेंजर है ए प्राइवेट लिमिटेड, वो 1100 यूएस डॉलर परचेज कर रहा है एट अ रेट ऑफ 80 पर यूएस डॉलर। आरबीआई रेफरेंस रेट है 80.040, 80.40। तो बाइंग के केस में आरबीआई रेफरेंस रेट ज्यादा होगा, हम कम पे बाय करेंगे तो ही वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो आरबीआई रेफरेंस रेट पहले आएगा, बाइंग रेट बाद में आएगा, इनटू यूनिट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी 1100 डॉलर है तो ये आ गया 440 रुपया। ये ऑप्शन ए से आ गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में इसको कन्वर्ट करेंगे, 1100 इंटू 80, 88,000 रुपए। 88,000 1 लाख के अंदर है तो 88,000 का 1% और 250 विच एवर इज हायर, तो 880 रुपीज। बहुत सिंपल है, एक बार और देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या था, पहला ऑप्शन में था अगर इंडियन करेंसी से एक्सचेंज हो रहा है या इंडियन करेंसी में एक्सचेंज हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन आरबीआई रेफरेंस रेट एंड बाइंग और सेलिंग रेट ऐसा केस में भी इनटू टोटल यूनिट्स ऑफ करेंसी। बाइंग रेट कहाँ पे लगेगा, बाई के केस में सेलिंग रेट, सेल के केस में बाई के केस में बाइंग रेट बाद में आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आरबीआई रेफरेंस रेट होगा
उतना, और हम जितना कम पे बाय करेंगे उतना ही मेरा फायदा होगा, उतना ही मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अदरवाइज तो ट्रांजेक्शन इन मनी है, 80 रुपए का चीज अगर हम 80 रुपए में ही दे दे रहे हैं तो ट्रांजेक्शन इन मनी है, फिर उसमें टैक्स कहाँ से आएगा? ट्रांजेक्शन इन मनी तो सप्लाई में भी नहीं, गुड्स में भी नहीं आएगा, सप्लाई में भी नहीं आएगा। तो जितना एक्स्ट्रा होगा, जितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं वही तो मेरा वैल्यू है, वही तो हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वही तो हम सप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज पैसा 100 रुपए लेके 100 रुपए दे दिए तो कोई सप्लाई नहीं है, ट्रांजेक्शन इन मनी सप्लाई है भी नहीं। और सेकंड ऑप्शन क्या है? स्लैब वाइज 1 लाख तक है तो 1%, और 250 विच एवर इज हायर, 1 लाख से 10 लाख तो 1 लाख तक के लिए 1000, और 1 लाख से आगे के लिए 0.5%। 10 लाख से ज्यादा के लिए, 10 लाख तक 5500, प्लस 10 लाख से ऊपर के लिए 0.1%। तो पहले 1%, उसके बाद 0.5%, उसके बाद 0.1%, और जो आएगा और 60,000 विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट और लास्ट केस है ये, जो मेरा ये था, जो ऑप्शनल प्रोविजन था वो खत्म हो गया, ये ऑप्शनल प्रोविजन नहीं है। ये बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट। ये बताता है, ये प्रोविजन रूल 33 बताता है कि प्योर एजेंट के केस में, अगर प्योर एजेंट किसी के, प्योर एजेंट कौन होता है ये हम लोग अभी देखेंगे, ये बताया हुआ है। तो प्योर एजेंट अगर किसी के बिहाफ पे कोई खर्चा ऐसा करता है जो इसमें कवर हो जाएगा तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या बोलता है? द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय अ सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब उस पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा उसी पे टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। जैसे एक बहुत इजी एग्जांपल है, एडवोकेट पेइंग कोर्ट फीस। तो मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं एक एडवोकेट के पास गया और मुझे एक केस फाइल करना है। तो जब केस फाइल करते हैं या कुछ करते हैं तो कोर्ट फीस भी लगता है। तो एडवोकेट का फीस था 5,000 रुपए और कोर्ट फीस था 500 रुपए। कोर्ट फीस एडवोकेट अपने जेब में रखने के लिए मेरे से नहीं लिया था, ये 500 रुपए उन्होंने जमा करा दिया कोर्ट फीस के नाम। तो मेरे से 5,500 लिए, पर 5,000 एडवोकेट का प्रोफेशनल फीस था और 500 रुपए कोर्ट फीस था। तो ये प्रोविजन इसी के बारे में बात कर रहा है कि 500 रुपए जो उन्होंने मुझसे मेरे से कोर्ट फीस के नाम पे लिया वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा कि नहीं। 5,000 रुपए पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, पर ये 500 रुपए पे टैक्स लगेगा कि नहीं, इस पे ये प्रोविजन बात करता है। तो एडवोकेट यहाँ पे मेरे लिए प्योर एजेंट होंगे कि नहीं? अगर मेरे वो प्योर एजेंट हैं तो वो मेरे बिहाफ पे जो खर्चा करेंगे वो मेरे वैल्यू, मतलब वो जो मुझे बिल करेंगे उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। जब वो मुझे 5,000 का बिल करेंगे तो वो 500 रुपए और इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर टैक्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ऐसे तो ये रिवर्स चार्ज में कवर्ड है। आप सीए का एग्जाम्पल सोच लीजिए। जैसे हम किसी क्लाइंट से लिए 5,000 रुपए मेरा फीस था और 1,000 रुपए मुझे जीएसटी जमा करा, टैक्स जमा करा, तो 6,000 रुपए लिए। तो अब जब मैं उन्हें बिल करूंगा तो 5,000 रुपए पे करेंगे कि 6,000 रुपए पे करेंगे? 1,000 रुपए जो जीएसटी के लिए लिए वो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा कि नहीं, उस पर मुझे उनसे टैक्स लेना है कि नहीं। वो मैं प्योर एजेंट के नेचर में मैं उस खर्चे को किया हूँ या कैसे किया हूँ, वो इसमें हम लोग इस प्रोविजन में देखेंगे। अगर प्योर एजेंट के नेचर में वो खर्चा होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर एज अ प्योर एजेंट, यहाँ सप्लायर कौन है? यहाँ सप्लायर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं अपने क्लाइंट को सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ, प्रोफेशनल सर्विस। तो मैं उनके बिहाफ पे द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इनकर्ड बाय सप्लायर, मैं कुछ कॉस्ट इनकर्ड कर लिया हूं उनके बिहाफ पे एज अ प्योर एजेंट। मैं उनके बिहाफ पे 1,000 रुपए जीएसटी जमा करा चुका हूं और वही 1,000 रुपए का मैं रिइम्बर्समेंट ले रहा हूँ, वही 1,000 रुपए मैं उनसे रिकवर कर रहा हूँ। ऑफ द एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, मैं उनका एक प्योर एजेंट, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई कौन है? मेरे क्लाइंट जिनको मैं प्रोफेशनल सर्विस का बिल करूँ। तो मैं एज अ सप्लायर कोई एक ऐसा खर्चा करता हूँ एज अ प्योर एजेंट, मैं उनका प्योर एजेंट बन के कोई खर्चा करता हूँ तो वो खर्चा जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक्सक्लूड हो जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है।
कौन कौन सा है तीन कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन है द सप्लायर एक्ट्स एज अ प्योर एजेंट। जब मैं उस पे एक्सपेंडिचर या कॉस्ट को इनकर कर रहा हूँ तो मैं प्योर एजेंट के तरह एक्ट कर रहा हूँ। जब मैं जीएसटी को जमा करा रहा हूँ तो मैं अपने बिहाफ पे जमा नहीं करा लिया, मैं उनके बिहाफ पे ही जमा करा रहा हूँ, उनके आईडी पासवर्ड से जमा हो रहा है, उनके नाम पे चालान जनरेट हो रहा है। तो मैं प्योर एजेंट के तरह ही एक्ट कर रहा हूँ। व्हेन ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी ऑन ऑथराइजेशन बाय सच रेसिपिएंट, मैं उनसे ऑथराइज्ड हूँ कि मैं पेमेंट कर सकूं। मैं उनके बिहाफ पे थर्ड पार्टी को पेमेंट किया हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट उनके बिहाफ पे किया हूँ, उनके आईडी पासवर्ड पे, उनके जीएसटी नंबर जीएसटी पे किया हूँ। तो मैं प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हूँ। सेकंड, द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट ऑन बिहाफ हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन इनवॉइस। जब मैं उनको इनवॉइस इशू कर रहा हूँ अपने सर्विस का, अपने प्रोफेशनल सर्विस का 5,000 का, और 1,000 रुपए और मैं उनसे जीएसटी का जो ले रहा हूँ वो सेपरेटली इंडिकेट कर रहा हूँ कि 1,000 जो मैं चार्ज कर रहा हूँ ये एक ऐसा खर्चा है जो मैं आपके बिहाफ पे प्योर एजेंट बन के किया था। लेना मुझे उनसे 6,000 ही है, अदरवाइज मेरा तो नुकसान हो जाएगा। 6,000 रुपए लेना है, पर टैक्स 5,000 पे ही लगेगा। पर मुझे ये इनवॉइस में दिखाना होगा कि 1,000 रुपए जो है मैं जीएसटी आपके भी आप पे किया था और एज अ प्योर एजेंट, और वही मैं रिकवर कर रहा हूँ। थर्ड है द सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय द प्योर एजेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ये जो सप्लाई मैं थर्ड पार्टी से ले रहा हूँ, या सप्लाई नहीं, मैं सप्लाई ले रहा हूँ थर्ड पार्टी से, कोई जिसके लिए मैं थर्ड पार्टी को पेमेंट किया हूँ, बस यही मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं भी उनको कुछ सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ। मैं रेसिपिएंट को अपने अकाउंट पे भी कुछ सर्विस सप्लाई कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कर रहा हूँ। प्रोफेशनल सर्विस जो 5,000 का है, तो मैं प्रोफेशनल सर्विस तो सप्लाई कर ही रहा हूँ, इसके साथ साथ ये टैक्स वाला काम भी मैं उनके बिहाफ पे टैक्स जमा करा रहा हूँ। तो अगर बस और बस मैं टैक्स जमा कराता हूँ उनके बिहाफ पे, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा तब, क्योंकि यहाँ पे और कोई सर्विस नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा ओन अकाउंट में भी सर्विस देना जरूरी है। तो तीन चीज है, जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ थर्ड पार्टी को तो मैं प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हूँ। सेकंड केस है जब हम उनको इनवॉइस कर रहे हैं रेसिपिएंट को, तो उनको हम ये पेमेंट जो प्योर एजेंट वाला एक्सपेंडिचर है इसको सेपरेटली इंडिकेट कर रहे हैं। थर्ड केस है कि हम अपने अकाउंट पे भी कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हैं इन एडिशन, ये जो प्योर एजेंट का जो एक्सपेंडिचर है इसके अलावा भी और कोई सर्विस हम अपने अकाउंट पे भी कर रहे हैं। तो तीन चीज देखना है, जब हम थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो प्योर एजेंट की तरह एक्ट करें। सेकंड, जब हम रेसिपिएंट को इनवॉइस कर रहे हैं तो इसमें ये सेपरेटली इंडिकेट हो। थर्ड चीज है कि हम कुछ और सर्विस भी उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो तीन चीज है, प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इनवॉइस में सेपरेटली इंडिकेट कर रहे हैं, थर्ड चीज है हम और भी कुछ सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। अब आता है प्योर एजेंट कौन है। जब प्योर एजेंट की तरह तो एक्ट कर रहे हैं तो प्योर एजेंट भी तो पता होना चाहिए। तो प्योर एजेंट हो जाएगा तब ये तीन कंडीशन देखेंगे, मतलब 4 3 7 कंडीशन है। प्योर हम उनके प्योर एजेंट होने चाहिए और ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। प्योर एजेंट कौन होगा? प्योर एजेंट होगा जिसके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, मेरे और रेसिपिएंट के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि मैं उनके प्योर एजेंट की तरह एक्ट करूंगा, मैं उनके बिहाफ पे जीएसटी का पेमेंट करूंगा। एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई टाइटल होल्ड नहीं, मैं कोई टाइटल होल्ड नहीं कर रहा हूँ। ये जो टैक्स का पेमेंट किया हूँ इसके लिए मैंने कोई टाइटल होल्ड, मैं उनके जीएसटीआईएन पे ही पेमेंट किया। ना ही इसमें मेरा कोई नाम है, ना ही ये मेरा जीएसटी नंबर पे हुआ है, ना ही मेरा पैन नंबर पे हुआ है, ये रेसिपिएंट के पैन नंबर जीएसटी नंबर पे ही हुआ है। नाइदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉट होल्ड्स एनी, मेरा इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए कि मैं इसका टाइटल होल्ड करूंगा कोई भी गुड्स या सर्विस का जो मैं प्योर एजेंट की तरह प्रोक्योर कर रहा हूँ। परफेक्ट है। डज नॉट यूज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, ऐसा गुड्स और सर्विस को मैं अपने इंटरेस्ट के लिए यूज भी नहीं, इस केस में तो खैर यूज क्या ही करूं, पर उस जो प्योर एजेंट की तरह जो गुड्स या सर्विस प्रोक्योर किया जा रहा है उसको मैं यूज भी नहीं करूंगा अपने इंटरेस्ट के लिए। मैं सब रेसिपिएंट तो करेगा। एक्चुअल अमाउंट 1,000 रुपए खर्च हुआ है तो 1,000 ही लूंगा, 1,000 के बदले अगर 1,500 रुपए ले रहे हैं तो फिर ये प्योर एजेंट नहीं है। मार्जिन नहीं होना चाहिए, मार्कअप नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही लेंगे। तो प्योर एजेंट कौन होगा? सबसे पहला कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, कोई टाइटल होल्ड नहीं कर रहे हैं उस गुड्स या सर्विस से रिलेटेड, ना ही कर रहे हो, ना ही इंटेंशन हो होल्ड करने का, उससे अपने लिए यूज नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए। चौथा, जितना खर्चा हो रहा है उतना ही लेंगे, अदरवाइज हम प्योर एजेंट नहीं है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल प्योर एजेंट सर्विस का है पोर्ट फीस, पोर्ट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, डॉक फीस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस।
जब कहीं इंडिया से बाहर से अगर हम माल इंपोर्ट या इंडिया से बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कस्टम ब्रोकर या कस्टम एजेंट या क्लियरिंग हाउस एजेंट को अपॉइंट करते हैं। तो सारा पैसा हम लोग उनको ही दे देते हैं। उनका जो सर्विस चार्ज है वो प्लस कस्टम फीस, पोर्ट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी जो भी लग रहा है सब हम उनके अकाउंट में एक बार दे दिए, वो मेरे बिहाफ पे पेमेंट करते हैं। तो उनका जो प्रोफेशनल फीस है, उनका जो सर्विस चार्ज है, उस पे तो जीएसटी लगेगा, पर वो मेरे भी यहाँ पे कस्टम ड्यूटी बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का कस्टम ड्यूटी होता है। मतलब उनका सर्विस चार्ज और कस्टम ड्यूटी का अमाउंट में कोई इतना डिफरेंस होता है, कई मल्टीपल में होता है। तो उस केस के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट, तो वैसा कोई खर्चा वो कर रहे हैं एज अ प्योर एजेंट कर रहे हैं, कस्टम ब्रोकर मेरे बिहाफ पे, ओनर ऑफ गुड्स के बिहाफ पे, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, प्रोवाइडेड वो प्योर एजेंट हो। प्योर एजेंट के लिए 4 कंडीशन: कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, नो टाइटल, नो यूज, एक्चुअल अमाउंट। प्योर एजेंट हैं तो 3 चीज होना चाहिए: जब वो थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो प्योर एजेंट की तरह एक्ट करें, और जब वो उस पैसा का रिकवरी के लिए मेरे ऊपर इनवॉइस करें तो उसको सेपरेटली इंडिकेट करें। तीसरा चीज, वो भी कुछ सर्विस हमको सप्लाई करें। तो प्योर एजेंट वाला खर्चा का जो रिइम्बर्समेंट का जो ये है, उसके अलावा वो भी कोई सर्विस मुझे सप्लाई कर रहे हैं। सीएनएफ एजेंट कोई एक्सपेंस इनकर कर रहा है और उसको रीइंबर्समेंट मिल जा रहा है, फ्रेट और गोडाउन चार्जेस ये सब का। सीएनएफ एजेंट कोई कंपनी का कोई सीएनएफ एजेंट है और वही खर्चा किया फ्रेट का, गोडाउन चार्जेस का, उसको कंपनी रीइंबर्स कर दे रही है, तो वो खर्चा उसका था ही नहीं, वो कंपनी के बिहाफ पे ही खर्चा किया था और कंपनी उसे वापस दे दे रही है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। If contract for supply is on X factory, but the supplier for convenience, अब शुरुआत पहले वीडियो में शायद हम लोग पढ़े थे, पहले वीडियो में ही पढ़े थे कि अगर एक्स फैक्ट्री बेसिस का सेल होता है, मतलब जो गुड्स बेचने वाला है, सप्लायर जो है, वो फैक्ट्री के बाहर लायबल नहीं है। मतलब फैक्ट्री के बाहर गुड्स को कुछ भी होता है तो उसके लिए रेसिपिएंट ही लायबल है। तो कोई एक ऐसा एक्स फैक्ट्री बेसिस का सेल है, कैसा सेल है? एक्स फैक्ट्री बेसिस का। तो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस ये सब अरेंज करने का जिम्मेदारी किसका? रेसिपिएंट का। ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कौन करेगा? रेसिपिएंट। बट कन्वीनियंस के लिए, मतलब आसानी के लिए, वो सप्लायर को ही पे कर दिया फ्रेट का पैसा, बोला आप ट्रांसपोर्टर को दे दीजिएगा, एंड देन रिकवर्स द सेम। या सप्लायर पहले ही फ्रेट वाले को, ट्रांसपोर्टर को पैसा दे दिया और रेसिपिएंट मतलब मेरे से रिकवर कर रहा है, तो सप्लायर कहीं से भी लायबल नहीं था जो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, मी एज अ रेसिपिएंट एंड बिटवीन द ट्रांसपोर्टर, but payment has been made by the supplier of goods to the transporter for convenience, and he is later recovering me the same. So it will not form part of value of supply. Why it will not form part of value of supply? Because he is incurring that amount as a pure agent. He was not the supplier of that service. अगर वो supplier होता या उस केस में आता कि he was liable to pay but I have paid that, तो वो सब केस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे वो कहीं से भी liable नहीं है, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे और ट्रांसपोर्टर के बीच में, बट he has paid that as a pure agent, तो वहां पे वो इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। एक दो सर्कुलर का एक दो क्लैरिफिकेशन था। एक है एयरपोर्ट चार्जेस, airport levies collected by airlines as a pure agent। एयरपोर्ट लेवीज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है कुछ एयरपोर्ट लेवीज लगाती है, कुछ चार्जेस, कुछ टैक्स लगाती है पैसेंजर्स के ऊपर, कि अगर आप एयरपोर्ट का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 रुपए या मान लीजिए 10 रुपए आपको देना है, पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपसे चार्ज नहीं कर रही है। चार्ज तो वही कर रही है, पर आपसे पैसा ले कौन रहा है? एयरलाइन कंपनी। जब आप टिकट बुक कर रहे हैं तो एयरलाइन कंपनी उस पर आपसे 10 रुपए एयरपोर्ट लेवीज के नाम पे ले रहा है, पर इस पैसे को एयरलाइन कंपनी का इस पैसे से कोई रिलेशन नहीं है। ये वो पैसा बस एज अ प्योर एजेंट आपसे ले रहा है, और ये पैसा एक्चुअली किसका है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो भी अथॉरिटी है जिसके बिहाफ पे ये पैसा वो ले रही है एयरलाइन कंपनी, तो वहां पे प्योर एजेंट है। पर प्योर एजेंट का कंडीशन सारा सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाइड है इसीलिए सर्कुलर है कि एयरलाइन कंपनी जो मेरे से, मतलब एज अ कस्टमर मेरे से जो एयरलाइन कंपनी चार्ज करे एयरपोर्ट लेवीज, जो दे देगी किसको? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, तो वो पैसा यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। पैसेंजर सर्विस फी या यूजर डेवलपमेंट फी, ये सर्विस चार्जेस लेवी किया जा रहा है एयरपोर्ट ऑपरेटर को
for services provided to passengers are collected by the airlines as an agent as is not a consideration for any services provided by the airlines. एयरलाइन कंपनी ये एजेंट के तरह ये पैसा रिकवर कर रहा है और ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। एयरलाइन कोई भी सर्विस ऐसा एयरलाइन कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रहा है जिसके लिए ये पैसा ले रहा है। तो यहाँ पे एयरलाइन कंपनी है, मान लीजिए स्पाइस जेट है, यहाँ पे कस्टमर ए है, कस्टमर ए से जो पैसा लिया जा रहा है यूडीएफ और पीएसएफ के नाम पे, ये एज अ प्योर एजेंट लिया जा रहा है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, ये किसको ट्रांसफर कर देगा, एएआई। तो ये पैसा एक्चुअली एएआई ही रिकवर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जो भी अथॉरिटी है वो ले रहा है मेरे से, पर थ्रू एयरलाइन कंपनी ले रहा है। तो एयरलाइन कंपनी मेयरली यहाँ पे एक एजेंट है और ये जो पैसा लिया जा रहा है ये एयरलाइन कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करी है उसमें इंक्लूड नहीं है। एयरलाइन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोवाइडेड द एयरलाइन सेटिस्फाइड द कंडीशन, जो प्योर एजेंट का कंडीशन है। और रूल 33 में जो 3 कंडीशन, दोनों ही रूल 33 में ये प्योर एजेंट किसको बोलते हैं, 4 कंडीशन, और प्योर एजेंट मतलब कौन सा 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा जो वो इंक्लूड नहीं होगा। इट इज द लाइसेंसी दैट इज द एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेटर एआई डीआईएल एमआईएल एक्सेट्रा व्हिच इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन यूडीएफ एंड एसपीएसएफ। तो अथॉरिटी को इस पे जीएसटी देना है, एयरलाइन कंपनी बेसिकली है ना, प्योर एजेंट है। द रजिस्टर्ड पैसेंजर, ये आईटीसी लेने का कंडीशन है कि आईटीसी आप ले, जो हम कस्टमर को आईटीसी कैसे मिलेगा वो है। अब एयरलाइन अथॉरिटी, अब इसका रिकवरी के लिए अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये आप एग्जांपल ले लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा है कि आपके बिहाफ पे जो पैसा रिकवर कर रहे हैं, मेरा मैन पावर लग रहा है, मेरा एनर्जी लग रहा है, तो इसके लिए मैं आपसे चार्जेस दूं। तो ये जो चार्जेस एयरलाइन कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेगा, इसके ऊपर फिर जीएसटी आ जाएगा, ये तो अलग सप्लाई हो जाएगा। लायबल टू पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज, और एयरपोर्ट ऑपरेटर को उस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब मैं एयरलाइन कंपनी अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर अथॉरिटी को बोल रहा है कि मुझे आपसे इस आपके लिए जो मैं काम करूँ इसके लिए अलग से ये चाहिए, और वो अलग से लेगा तभी तो, बिकॉज इन एडिशन होना चाहिए प्योर एजेंट का सर्विस, तो इस सर्विस पे टैक्स लगेगा। पर प्योर एजेंट के नेचर का जो सर्विस है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी, where whenever electricity is being supplied bundled with renting of immovable property के साथ bundled है तो composite supply है, जैसा immovable property का टैक्स वैसा आपका इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स। अगर वो बंडल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरे केस में इस पे तो टैक्स लगेगा अगर बंडल्ड है तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस है जो भी है उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी टैक्स लगेगा। पर दूसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है प्योर एजेंट का केस, where the electricity is supplied by real estate owners, residents welfare associations, real estate developers as a pure agent, it will not form part। अगर रियल एस्टेट ओनर्स या जो मेरा वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटीज हैं तो वो अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है टेनेंट को एज अ प्योर एजेंट का सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, पर वहां पे वही एक्चुअल बेसिस पे चार्ज करना चाहिए। जो उनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे चार्ज कर रहा है वैसे ही वो अपने रेसिपिएंट से चार्ज करेंगे। तो वहां पे इंक्लूड, मान लेते हैं एक रेसिडेंट एक सोसाइटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है कोई डिस्कॉम से, जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है जो बोर्ड है वहां से इलेक्ट्रिसिटी लिए और फिर अपने हर एक टेनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो बिल हुआ उसी बिल को डिवाइड करके वो सबसे ले लिए पैसा। प्योर एजेंट का अगर सारा कंडीशन सेटिस्फाई तो ये पैसा इंक्लूड नहीं होगा, पर अगर नेचुरली बंडल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पे कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा। फिर चाहे आपका सप्लाई कुछ भी है, मतलब वहां पे आपका जो ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स रेट है वो उसी में वो भी आ जाएगा। एग्जाम्पल, A custom broker issues an invoice for reimbursement of few expense। कस्टम ब्रोकर जो है मतलब एक कस्टम ब्रोकर जो कस्टम्स मतलब जो ओनर के लिए या जिसको गुड्स क्लियर कराना है उसके लिए जो काम कर रहा है, वो रिइम्बर्समेंट का कुछ इनवॉइस इशू किया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस 5,000, होटल एक्सपेंस 10,000, कस्टम ड्यूटी 60,000, डॉग फीस 5,000 और कंसिडरेशन टुवर्ड्स एजेंसी सर्विस रेंडर्ड टू एन इम्पोर्टर।
एजेंसी सर्विस दिया 20,000 का, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 5,000, होटल एक्सपेंस 10,000, कस्टम ड्यूटी 60,000, डॉग फीस 5,000 एंड कंसिडरेशन टुवर्ड्स एजेंसी सर्विस 20,000। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस आएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा बिकॉज ये प्योर एजेंट के नेचर का नहीं है। होटल एक्सपेंस आएगा, बिल्कुल आएगा बिकॉज होटल एक्सपेंस का यूज तो वही करेगा। कस्टम ड्यूटी मेरे बिहाफ पे पे होगा, इंपोर्टर के बिहाफ पे पे होगा, तो वो कस्टम ड्यूटी प्योर एजेंट के नेचर का है, वो नहीं आएगा। डॉग फीस स्टैट्यूटरी फीस है ये सब, डॉग फीस नहीं आएगा, कस्टम ड्यूटी नहीं आएगा, ये दोनों मेरे बिहाफ पे पे हो रहा है। पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल एक्सपेंस और एजेंसी एजेंसी सर्विस तो आएगा ही आएगा, पर होटल एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस इसलिए नहीं आएगा बिकॉज ये यहाँ पे माना गया है कि ये प्योर एजेंट का कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ट्रैवलिंग को अपने लिए कर रहा है, मतलब मेरे काम के लिए ही कर रहा है पर यूज वो कर रहा है, तो उसका मेरे से वो पैसा तो लेगा पर उसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सर्विसेज। कॉर्पोरेट सर्विस फर्म ए कुछ लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कोई कंपनी बी को, अदर देन सर्विस फी, वो रजिस्ट्रेशन फी, अप्रूवल फी जो आरओसी को पेड होगा वो भी रिकवर किया है। तो पहले ही जैसा जीएसटी का नेचर था, टैक्स का नेचर था, सेम ही है। तो वो अगर कोई आरओसी को ऐसा कोई टैक्स फीस पे किए हैं जो हम सामने से रिकवर कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्योर एजेंट का सर्विस सेटिस्फाइड है और हम अपना बस सर्विस फीस ही लेंगे। तो कंपल्सरी लेविड मेरली एक्टिंग एज ये, तो जो ये रिकवरी ऑफ एक्सपेंस है वो मेरली डिसबर्समेंट है, रीइंबर्समेंट है, तो वो नहीं आएगा। सर्विस फीस पे जीएसटी लगेगा, बाकी प्योर एजेंट में आएगा तो उस पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, ये रूल खत्म हो गया, रूल 33। नेक्स्ट है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। करेंसी अगर फॉरेन करेंसी में अगर ट्रेड, फॉरेन चीजों में ट्रेड हो रहा है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो गुड्स के केस में बोल रहा है एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज जो कस्टम्स एक्ट में नोटिफाई किया जाएगा बोर्ड के द्वारा वही ले लेंगे। एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज कौन से डेट का, जब टाइम, जब सप्लाई हो रहा है, फ्रॉम द फॉर द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के डेट का जो ये है वो मतलब जो नोटिफाई किया गया रेट है, अगर गुड्स का केस है तो वही रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। सर्विस का अगर केस है तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गुड्स का केस है तो कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 14 में जो बोर्ड नोटिफाई करेगी, कौन से बोर्ड है, सीबीआईसी, वो जो रेट नोटिफाई करेगा कौन से डेट का, जिस डेट का टाइम ऑफ सप्लाई है गुड्स का। सर्विस के केस में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से रेट ऑफ एक्सचेंज ले लें। एक इसका अगर एक्सचेंज रेट कस्टम्स, इस तरह से कस्टम्स का, इस तरह से एक्सचेंज का रेट नोटिफाई होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर 56.25, बर्डानी दिनार 229, यूरो 92.50, इंपोर्ट के केस में अलग, एक्सपोर्ट के केस में अलग। तो इस तरह से कस्टम्स एक्ट में इसको नोटिफाई किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो पैसा मिला है वो टैक्स उसी में इंक्लूडेड है, तो टैक्स का अमाउंट कैसे निकालेंगे। ये तो सारा आरएसपी वैल्यूएशन और ये सब सारा यही प्रिंसिपल पे था। टैक्स का अमाउंट क्या होगा, जो वैल्यू मिला है, जो पैसा मिला है, अगर 140 रुपए हमको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो टैक्स कैसे निकालेंगे, 140 बाय 100 प्लस टैक्स का रेट इंटू 40%, तो टैक्स आ जाएगा। ये करने से मेरा, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट टैक्स का रेट आ जाएगा। तो 140 बाय 140 इंटू 40%, 140% इंटू 40% इक्वल टू ₹40 हो जाएगा। यहाँ पे इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट कितना है, 500 रुपए, टैक्स का रेट 9%, 9% है। तो सीजीएसटी अगर निकालना है तो नीचे में सम ऑफ टैक्स रेट, क्योंकि ये 500 रुपए में सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है,
तो 500 बाय 100 प्लस 18%, ये ध्यान रखना है, नीचे में 18 करेंगे और यहाँ पे 9 करेंगे। अगर CGST SGST IGST का केस होगा तो 18 इंटू 18, 40 इंटू 40। अगर यहाँ पे CGST रहता तो 20%, CGST 20%, SGST तो CGST और SGST कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी डाउट आता है बोलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही मटेरियल का सारा क्वेश्चंस कवर करने का कोशिश करेंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन बैंक से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। कोई भी क्वेश्चन बैंक करके सॉल्व करिए, कोई भी डाउट फीडबैक्स है तो इस पे दीजिए। बाकी तब तक के लिए थैंक यू।